दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संप्रग शासन के समय के आर्थिक कुप्रबंधन को प्रकट करने वाले श्वेत पत्र में यह जो कहा गया कि तत्कालीन सरकार के तौर तरीकों से कमजोर अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी, उससे असहमत होना कठिन है। यह स्पष्ट ही है कि कांग्रेस को यह श्वेत पत्र रास नहीं आया और इसलिए उसने मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर आनन फानन अपना स्याह पत्र पेश किया और यह गिनाया कि कैसे यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। कांग्रेस यह सब करके इस तथ्य को नहीं नकार सकती कि मनमोहन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में किस तरह नीतिगत पंगुता का शिकार बन गई। यह नीतिगत पंगुता इस हद तक थी कि खुद तत्कालीन आर्थिक सलाहकार ने यह कहा था कि अब इस पंगुता को चुनाव बाद ही दूर किया जा सकता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संप्रग शासन के समय किस प्रकार घपले घोटालों की झड़ी लग गई थी। इनमें बैंक घोटाले भी शामिल थे। मोदी सरकार के समय जो तमाम बैंक घोटाले सामने आए और जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, उनकी नींव मनमोहन सरकार के समय ही पड़ी थी। इन घपलों घोटालों को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा था कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती है। यह संप्रग शासन के आर्थिक कुप्रबंधन के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम न लग पाने का ही दुष्परिणाम रहा कि 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। यदि सब कुछ सही था तो फिर कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों हुई। श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस की ओर से लाए गए स्याह पत्र की माने तो मोदी सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल अन्याय का काल रहा है। कांग्रेस ने इस स्याह पत्र के जरिए आर्थिक के साथ राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर भी मोदी सरकार की कथित असफलताओं की सूची पेश की है। निसंदेह ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार की कमियों और कमजोरियों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी इसे तो अनदेखा नहीं कर सकते कि आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जब प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का शिकार है, तब विश्व बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक यह मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार मजबूत हैं और वह 6.5-7% की विकास दर हासिल करती रहेगी। यदि कांग्रेस को मोदी सरकार के आंकड़ों पर यकीन नहीं तो क्या उसे वैश्विक संस्थाओं के आंकड़ों और आकलन पर भी भरोसा नहीं? क्या वह इसे नकार सकती है कि
मोदी सरकार राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के साथ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में सफल रही है। इसी तरह क्या वह इस बात को ओझल कर सकती है कि बीते 10 वर्षों में आधारभूत ढांचे का द्रुत गति से विकास हुआ है? यह तो सबको दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह जरूरी भी है। इसके साथ साथ स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं का भी उतना ही जरूरी है। दूसरी ओर प्रारंभिक चरण में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में करने से शहरी क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहल की है। अब सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की मेरिट के आधार पर शहरी क्षेत्रों में रिक्त हो गए पदों पर नियुक्ति का प्रयास है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है ताकि रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता निकल सके। यह संतुलन बनाए बगैर शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण नहीं बढ़ाई जा सकती। नए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के बाद बड़ी संख्या में स्कूलों से संसाधनों की कमी की शिकायत आ रही है। यहाँ तक कि शिक्षकों के बैठने के लिए कुर्सी कम पड़ जा रही। भवन डेस्क बेंच के साथ साथ अन्य उपस्करों की उपलब्धता पर तेजी से काम करने की ज़रूरत है। यह काम जितना जल्द होगा शिक्षक को कार्य उतनी ही शीघ्रता के साथ पटरी पर आएगा। सरकारी विद्यालयों के समक्ष शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में पूर्व के गौरव को प्राप्त करने का बड़ा लक्ष्य है। यह तभी संभव है जब अभिभावक से लेकर समाज के प्रबुद्ध लोग भी इस कार्य को सुचारू और सुगम बनाने में अपना योगदान दें।